हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। 91 एफएम में आपका स्वागत है। मेरे सेगमेंट खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले अमित जी, आपको और आपकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे इस मंच के योग्य समझा। शुक्रिया ये- साथ ही मैं 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोक मंच का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। और मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार करना चाहूंगा। सर मैं दिनेश कुशवाहा। सर पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी जी, मेरा नाम दिनेश कुशवाहा है। मैं प्रयागराज से संबंध रखता हूँ। इलाहाबाद। जी जी, इलाहाबाद। अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। क्या बात है, तो क्या बात है। दोनों ही नाम से हम लोग जाने जाते हैं, हमारा शहर। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा घाट है ना वहाँ पे तो। जी जी, गंगा और जी है। सबसे बड़ा तीर्थ कुंभ। कुंभ मेला सारी लगता दुनिया है। कुंभ भी। सारी दुनिया के लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस समय तो गंगा साफ हो गई होगी। जी जी, बहुत ही साफ। आप ये समझिए कि प्रकृति मैं तो इतना साफ मतलब मैंने नदियों को इतना साफ होते हुए कभी नहीं देखा। और इतनी साफ हवा, वातावरण, सब कुछ मैंने तो अपने बहुत बचपन में देखा करता था और अब हम्म। देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण इतना शुद्ध हो गया है कि शुद्ध हवा, साफ पानी और चिड़ियों की जी जी चहचहाहट। जी जी, अभी चिड़ियों की बहुत शोर हो रहा था। तो एक अजीब सी शांति है और एक अजीब सा पक्षियों का कोलाहल है। बिल्कुल तो सर। ये सब कुछ। सुबह सुबह अच्छा लगता होगा ना फिर। जी जी बिल्कुल, सुबह अच्छा लगता है। और खासकर शाम को अच्छा लगता है क्योंकि शाम को जो हवा पहले पोल्यूशन की वजह से साफ हवा नहीं मिल पाती थी, हम्म। ऑक्सीजन प्रॉपर्टी बहुत कम हो गई थी एनवायरमेंट में। तो वो सब हम्म। कुछ काफी मतलब कि आप कह लीजिए कि पर्यावरण ने, कुदरत ने अपने आप को पहले जैसा मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे पूछने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा बता दीजिए, अपना इंट्रो टाइप दे दीजिए मुझे। मैं जब भी इस तरह का सवाल आता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरी जिंदगी बहुत सारे टुकड़ों में है। हम्म। मैं पहले मेरे पास पिताजी का छोड़ा हुआ कारोबार था, एक शॉप थी, तो मैं दुकान पर भी बैठता था 2008 हम्म। तक। उसके बाद उसी दौरान मैंने जो है मार्शल आर्ट का मैंने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट किया। क्या ताइक्वांडो बात। मेरा गेम रहा है। हम्म। ऑफिशियल मैंने नेशनल भी खेला है, यूपी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इलाहाबाद का मैं बेस्ट फाइटर भी रहा हूँ। हम्म। तो मतलब फिर उसके बाद मैं 2008 के बाद मैं साहित्य में आया। मैंने एक के हम्म। बाद एक बहुत सारी किताबें लिखी। हम्म। लगभग 8 टाइटल हो गए, जिसमें से 7 किताबें प्रकाशित है, एक किताबें अनपब्लिश्ड है और हम्म। 2 किताबों का ट्रांसलेट भी हुआ है। हम्म। और पिछले 3 सालों से मैं प्रकाशन के उसमें हूँ। और इन पब्लिकेशन को मैंने उसका मैं फाउंडर हूँ। और इन पब्लिकेशन को 2018 हम्म। दिसंबर में मैंने एस्टेब्लिश किया। और आज हम्म। हमारे पास करीब जो है 150 से ज्यादा ऑथर पोएट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत तो अच्छी बात है सर। काफी कुछ है जिंदगी में। और मैंने बहुत सारी किताबों का संपादन किया है। हम्म। मैंने बहुत सारे लोग थेरेपी भी, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट भी रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया है। और हम्म। स्विमिंग हर साल हम लोग इस सीजन में सिखाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम्म। गैदरिंग करने से बच रहे हैं। यमुना नदी में हम लोग कई लोग हैं हमारे साथ, और भी कई लोग हैं हमारे सीनियर भी हैं। हम हम्म। लोग बच्चों को मुफ्त में स्विमिंग सिखाते हैं। हम्म। तो एक ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। तो वही मैं कभी कभी जब कोई मुझसे इस तरह की का सवाल करता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। जो आपने और जो आपने शुरुआत की ना, बहुत अच्छी किया। शुरुआत में ये आपने बोल दिया कि एक शॉप थी, फिर आपने साहित्य में कदम रखा, आपने बहुत सारी जो 7 किताबें लिखी,
बहुत है। जी और मैं इस समय एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहूँगा यहाँ पे, और फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो लिसनर भी कहेंगे कि बात बहुत है, म्यूजिक आ नहीं रहा है। तो सर, ये अपनी पसंद का गाना बता दीजिए मुझे, आज आपकी पसंद का चलाते हैं। मेरी पसंद का। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो वैसे मेरी पसंद की बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है कौन सा और बताएं? मैं सालों से मैं उस गाने को गुनगुनाता हूँ, तुम मिले दिल खिले। तुम मिले दिल क्रिम, खिले, तुम मिले। क्रिमिनल क्रिमिनल का फिल्म का गाना है। बिल्कुल, ये गाना अभी आएगा आपके लिए, आप भी सुनना और लिसनर सुनेंगे। अभी के लिए आएगा ये वाला गाना, और सुनते रहे 91 FM रेडियो नोएडा लोकमंच में। क्या जी, गुड मॉर्निंग। और ये गाना था अलका याग्निक और कुमार सानू की प्यारी सी आवाज़ में। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में तुम मिले दिल खिले कोई मिलता है, और अक्सर यादें रह जाती हैं उस चीज़ों की। ठीक है ना, एंजॉय कीजिए, आते हैं लौट कर। बात है आपका सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है कि खास मुलाकात में। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। तो सर, मेरा सवाल था एक कि आप इस फील्ड में, इस साहित्य में कब से हो, कब से लिख रहे हो, आपकी पहली बुक कब आई थी, इसके बारे में मुझे ज़रा डिटेल्स में पूरी बताओ। आपने कहाँ से शुरुआत की थी? साहित्य का शौक मुझे पहले नहीं था, ये सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ। और मेरा एक शौक था पढ़ना, खूब सारी किताबें पढ़ना, अलग अलग ऑथर्स की किताबें पढ़ना। तो पढ़ना मेरा पहला शौक रहा है। लिखना तो एक एक्सीडेंटल ऐसा हो गया कि मेरे पास जब बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई। दरअसल मैं बहुत अलग अलग मैं कॉपीज में नोट्स बनाया करता था, तो वो जब चीजें इकट्ठा होने लगी तो एक दिन दिमाग में एक आया कि ये तो एक किताब का रूप ले रही है और ये किताब बन सकती है। तो 2008 में मैंने एक जो मेरी पहली किताब मैंने लिखी, एक्सपर्ट कहता है, और डायमंड पॉकेट बुक से प्रकाशित हुई 2009 में, फरवरी 2009। तो उसी के बाद फिर मेरा ये सफर साहित्य में शुरू हुआ। फिर मैंने बैक टू बैक 3 किताबें, 2 साल के अंदर मैंने 3 किताबें लिखी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ठहरा, थोड़ा सा रुका, और फिर मैंने रिलीजन पर स्टडी की। और फिर एक मैंने किताब धर्म और पाखंड, उस पे मैंने काम किया, उसको मैंने लिखा। और फिर उसके बाद 2 और किताबों पर मैंने काम किया, और मेरी जो लास्ट जो लेटेस्ट बुक है, मुकम्मल इश्क की अधूरी दास्तान। सर, इसके बारे में हम बात करेंगे, मुकम्मल इश्क की अधूरी दास्तान, इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि एक्सपर्ट कहता में एक इंटरेस्टिंग किस्सा क्या है आपका, जो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये लिखना। वैसे तो सारी किताब अच्छी होगी, मुझे पूरा भरोसा है, पर तो मुझे ये बताइए उसमें इंटरेस्टिंग किस्सा क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लाइन होती है मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें। तो आपने ये लिखी है बुक, और आप ही राइटर हो, जिसने पढ़ी होगी वो तो आपको अच्छी बताई होगी, पर मुझे बताइए उसके पीछे इंटरेस्टिंग किस्सा क्या था आपका जो आपको बहुत अच्छा लगा। इस किताब की सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो था इस किताब को लिखना। असल में एक आमतौर पर यंग एज जब होता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये कुछ भी लिखेगा तो ये प्रेम पर आधारित कोई उपन्यास या कोई शेर या कोई कविता, उसी पर, क्योंकि वो एक दौर होता है, एक युवावस्था एक ऐसी दौर होती है। लेकिन मैंने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को चुना। तो ये एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था, जैसे कि 2008 में स्लो डाउन हुआ, सारी दुनिया में एक रिसेशन आया, तो उसके ऊपर बहुत सारे युवा ऑथर से उम्मीद की गई, बड़े बड़े ऑथर से, उन्होंने इन चीजों पर बहुत कम काम किया। तो मैंने एक चैलेंज की तरह मैंने देखा कि अगर मेरे मन में ये भी नहीं था कि ये किताब पूरी होती है कि नहीं होती, और मैं इसे कितना तक मैं कर पाऊंगा इस काम को, इस चैलेंज को मैं कितना वो कर पाऊंगा, एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो चीजें कलम से उतर पाएंगी कि नहीं उतर पाएगी। लेकिन जब ये किताब आई तो आप ये समझिए कि इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक हैं, एडवर्टीजमेंट के बारे में है कि किस तरह से चीजें वो होती हैं, और फिर बाजार के बारे में है, जॉब कैसे लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती है, बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, बहुत सारे एक मिडिल क्लास
फैमिली के जो जीवन शैली है, उनकी आदतें हैं, और बहुत कुछ कि मतलब। और दूसरी चीज ये है कि इसमें भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बहुत ही कैलकुलेशन करके मैंने जो एक प्रिडिक्शन किया था, एक वो धीरे धीरे जब ये किताब पब्लिश हुई तो उसके कई साल बाद वो चीजें होने लगी वैसे ही। तो मैंने कुछ इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े, बहुत सारे ऐसे तथ्यों को जो है मैंने प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब लिखने का एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारी जो एक हमारे देश के जो एक युवा है, उनकी अंदर क्या एक सोच बैठ गई है कि अगर हम पढ़ लिख लिए, अगर हमने जो है जब हम कॉलेज को छोड़ते हैं तो हमें सिर्फ जीवन में एक ही काम करना है, और वो काम है नौकरी की तलाश करना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इस किताब से ये बताने की कोशिश की है कि नौकरी की तलाश करना ही एक अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम 10 लोगों को रोजगार दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो इस किताब में जो फोकस किया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का हम विकास, अपने जो एक माइंडसेट जो हमारा एक है जॉब सीकर्स वाला, और उस माइंडसेट जॉब सीकर्स वाले माइंडसेट से निकलकर हम जॉब क्रिएटर्स, मतलब कि एक एम्प्लॉय नहीं बनना जीवन में। अगर हमने पढ़ लिख लिया है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे में कॉलेज में हम गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ जीवन का एक ही काम करेंगे, नौकरी। हम अपना खुद का एक बिजनेस बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, और आज की दुनिया में जो कि पूरी ग्लोबल हो चुकी है, तो आप ये समझिए सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी तेज हो गया है कि हम बहुत सारी चीजों को, बिजनेस सिस्टम को हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम 10 लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं कि वो आए और काम करें एक साथ मिलकर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार आपने अपनी बुक के बारे में बताया, बहुत ही शानदार। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक वक्त मैं पढ़ूंगा इसे। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, और शायद खुशनसीबी मेरी होगी आपकी बुक पढ़ने में। चलिए सर, हम मुकम्मल इश्क अधूरी दास्तान पर बात करने से पहले एक गाना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बता दीजिए, एक और बता दीजिए मुझे गाना। एक गाना और बता दो। बिल्कुल बताना पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी पसंद चलेगी। मुझे तो एक ही गाना याद रहता है, और दूसरा तो मेरे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे नहीं बताने, एक बताना है सर। हाँ, अब मैं आपसे क्या बताऊं। तो ये मुझे एक सर बताइए सर, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा पॉज हो रहा है सर। तो मैं गाना भी भूल गया। तो सने न लागे दिया सावरे। आप एक अपनी पसंद का बता दीजिए दोबारा, फिर मैं आपको अपनी पसंद का एक फिर मैं सोच के बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी के लिए तो उसे नैना लागे पिया सावरे आएगा। बहुत ही प्यारा गाना आएगा, और इस गाने को एंजॉय कीजिए। सुनते रहिए 91 FM रेडियो नोएडा लोकमंच में। क्या जी, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, और सर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। जी शुक्रिया सर। अभी हम बात करते हैं एक्सपर्ट के बारे में, अब आपकी दूसरी किताब के बारे में बात करते हैं, मुकम्मल इश्क अधूरी दास्तान। इसका टाइटल बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। ये बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे खूबसूरत मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है इस किताब की, खासकर टाइटल को लेकर बहुत ही अट्रैक्टिव है। और बस यूं ही क्योंकि ये एक कह लीजिए कि ये इस किताब के टाइटल में बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी का सार छुपा है। तो वो तो बहुत सारे लोगों का साथ ये ऐसा होता है। सर ये दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मुकम्मल इश्क अधूरी दास्तान? आइडिया ये आपके साथ हुआ है क्या? अधूरी दास्तान आपकी रहेगी शायद। जी कह सकते हैं कि ये नहीं प्यार से नहीं, मैं बताऊं एक बार, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। माँ बाप से प्यार है, परिवार से प्यार है, किसी से भी हो सकता है। वो तो प्यार प्यार तो सबसे हो सकता है, लेकिन इश्क
एक अलग चीज है। वाओ। तो वो आपको मुझे कहना नहीं पड़ेगा, और आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इसलिए जिसके लिए ये किताब मैंने दरअसल मैं ये किताब लिखना ही नहीं चाहता था। मैंने जब से वो चीजें हुई, मैं प्यार मोहब्बत इन चीजों पर मैं कुछ भी लिखने से थोड़ा सा जो है मैं परहेज करता था। लेकिन फिर एकाएक ये होता है ना कि कभी कभी हम चीजें कभी सोच नहीं पाते कहते कि कि हमें क्या कर। कहते हैं कि वो कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि दिमाग होने के बावजूद दिल में ख्याल क्यों आता है। जी जी। ऐसा और होता ये है ना। किताब लिखने के बाद मैंने सोचा कि मैंने ये किताब क्यों लिखी। खैर अब जो चीज है वो तो है ही है। और इस किताब में मतलब बहुत सारी है। मैं तो कहता हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं इस बात में कभी मैं पीछे नहीं हटता। ये मेरे जिंदगी की कहानी नहीं है, जिंदगी के कई हिस्से। ये मेरी जिंदगी की दरअसल पूरी कहानी नहीं है, लेकिन जिंदगी के कई हिस्से मैंने इसका जो गुजारे हैं बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ, सर। जो वो है वो इसमें मैंने उसको वैसा उतारने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस इस किताब में आपने जो छोटा सा पैराग्राफ है ना वो लिखा है, तो मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ यानी कि कह सकते हो कि एक लघु कथा यानी कि 1 मिनट की मुझे सुनना है कि इस किताब में ऐसा क्या है। इस किताब के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और बताता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा होगा इस किताब के बारे में सुनने में। ये किताब इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो यानी कि अब इलाहाबाद और दिल्ली, जिस समय हमने लिखा था उस समय इसका नाम इलाहाबाद ही था, मेरे शहर का। तो इलाहाबाद और दिल्ली की ये कहानी है। और जो जो स्पॉट मैंने जो है जिक्र किया है, उस स्पॉट पर वो सारी चीजें एज इट इज है। और दिल्ली के पांडव नगर और लक्ष्मी नगर, दो हमने जो है इसको केंद्र मानकर ये किताब लिखी है। और जैसा जैसा यहाँ तक की लैंडमार्क हो गया, V3S मॉल हो गया, बॉबी की टिक्की हो गया, या फिर जो पटियाला सूक हो गया, पांडव नगर का डी पार्क हो गया, चौरसिया पान भंडार हो गया, काली एक टेम्पल हो गया। जैसे ही आप पांडव नगर में मेट्रो से जब जाते हैं, उतरते हैं और एंटर करते हैं पांडव नगर में, वहाँ एक शनि का टेम्पल है। और फिर उसके आगे बहुत जो भी इसमें दिया गया है, एक एक लोकेशन बिल्कुल वैसा ही। जैन भाई की चाय की दुकान है, बिल्कुल वैसा ही, सब कुछ वैसा ही एज इट इज है। और इसलिए कभी कभी जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं वो कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये किताब अगर लिखी गई है तो ये कौन है, और क्या ये घटना वास्तविक है, क्या ये घटना यहाँ पर हो चुका है। और वो सर्च करने लगते हैं गूगल पे और बहुत सारी अलग अलग माध्यमों से। तो इस किताब के बारे में खास बात यही है कि ये दिल्ली के बिल्कुल परिवेश में, और वो जो हमारा जिस तरह का समाज बना हुआ है कि एक अलग अलग धर्म जाति के लोग जब मिलते हैं तो उनके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें। और इसमें किताब तो अलग अलग हिस्से में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। एक छोटा सा कोटेशन मैं आपको इस किताब से जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं उसे काफी लोगों ने मुझे पढ़कर मैसेज किया, काफी लोगों ने मुझे सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक जो इस किताब का नायक है वो अपनी नायिका से जब वो बिछड़ जाते हैं तो वो कहता है कि थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक्स मेरी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, थैंक्स उन हर एक लम्हों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ जिया, थैंक्स उन सारी सैंडविच के लिए जिसका स्वाद मैं कभी नहीं भूला, थैंक्स उस मुस्कुराहट के लिए जो सिर्फ मेरे लिए थी, थैंक्स मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। मतलब ये उसमें उसकी पूरी फीलिंग्स है, पूरा उसका दर्द है जो इस छोटे से कोटेशन के जरिए दिखाई देता है। वैसे तो जब करीब 1,05,000 से ज्यादा वर्ड है इसमें, जब आप इस किताब को पूरा पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे सर। बहुत सारी चीजें अलग अलग। थैंक्स आपको, आपने मुझे सुनाने के लिए बहुत अच्छा लगा, शानदार थी। और इसी बीच कहते हैं कि मैं भूल जाऊं तुम्हें,
ये गाना आप आएगा जगदीश सिंह की प्यारी जी सी जी, मुझे आवाज। मुझे अलीशा चिनाय की जी की आवाज बहुत पसंद थी, बिल्कुल और बिल्कुल। कभी मैं गुनगुनाया करता था, और ये मुझे बहुत पसंद है। वो भी एक अधूरी दास्तान से जाके मिल जाती है तो कि ये मैं गाना, भूल जाऊं, ये वाला गाना मैं अभी भूल आएगा जाऊं आप? तुम्हें, जी जी जी, ये मैं वाला, भूल जाऊं तुम्हें, बिल्कुल अब यही बिल्कुल। मुनासिब है। थैंक्स जी आपने मुझे सुनाने के लिए। ये वाला गाना एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 91 FM रेडियो नोएडा लुकमंच। मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग। बाद में आपका फिर से स्वागत है सर। हेलो, जी जी, आपका फिर से स्वागत है सर। जी जी, शुक्रिया आपका एक बार फिर आपसे से। बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे कहते हैं कि किसी से बात कर मुझे लो भी तो बहुत अच्छा लगता लगा। है। आपने मुकम्मल इश्क अधूरी दास्तान के बारे में बात की, एक्सपर्ट कहता है बारे में बात की। आपकी जो बुक है ना, उनका पूरा नाम बता दीजिए कि कौन कौन सी बुक हैं आपकी। सारी किताबों के बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम्म पहली किताब मैंने लिखी थी एक्सपर्ट कहता है, हम्म उसके बाद मैंने लिखी विवाह और मैं निश्चित नहीं होते, हम्म तीसरी किताब थी अब आपकी बारी है। ये तीनों किताब मैंने एक बाजार के बारे में, एक इंडियन मिडिल क्लास के जॉब के बारे में जो है, उनकी जीवन शैली आदतों के बारे में जो है लिखी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ हितों की रक्षा करना, उसके बाद, फिर उसके बाद धर्म और पाखंड, उसके बाद, उसके बाद क्या वास्तव में विवाह स्वर्ग में निश्चित होते हैं। क्या बात है। और फिर उसके बाद मैंने मुकम्मल इश्क की अधूरी ये दास्तान। आपकी लास्ट बुक है? अच्छा सर, मैं एक बात, जब आप इतना सफर कर रहे थे 10-12 सालों से साहित्य में, तो आपको पता था कि अमित से मुलाकात होगी कभी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो सोचा नहीं था। हाँ, ये था कि मैं सपने देखने की आदत थी, तो दिवा स्वप्न मैंने देखा था कि कभी मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा, तो वो मेरा सपना आज साकार हो गया सचमुच। अरे सर जी, इतना बड़ा शब्द बोल दिया आपने। तो नहीं, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बिल्कुल एक कॉलेज या स्कूल के दोस्त जैसा मुझे महसूस हुआ जो मेरे आपसे बातचीत करके। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सर, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जो लिसनर्स के लिए आप देना चाहोगे, क्या है? जी, मैं दर्शकों के लिए, जो दर्शक नहीं, ऑडियंस, सुनने के लिए लिसनर्स हैं, लिसनर्स के लिए, श्रोताओं के लिए मैं अलग अलग मैसेज, क्योंकि मेरे साथ अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए एक थोड़ा सा मैं अलग अलग मैसेज उनको देना चाहूंगा। उनके लिए जो साहित्य सृजन के पद पर हैं, निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि लिखने से ज्यादा जरूरी है पढ़ना। बिल्कुल। उनके लिए जो युवा हैं और उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए मौका है, अवसर की तलाश करें। बिल्कुल। और जिंदगी को अपने नियंत्रण में, अपने काबू में ले। बिल्कुल। और एम्प्लॉयर बने, जॉब सीकर्स न बनकर जॉब क्रिएटर्स बने। और उन सब के लिए जो मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, मैं जिंदगी का सबक जो मैं याद रखता हूँ और अक्सर दोहराता हूँ कि जीवन में आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, और फिर एक बार फिर से सीखना शुरू करते हैं। यही जीवन का, मेरे जीवन का सार है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे जीवन की कक्षा में एक शिक्षक से ज्यादा बेहतर लगता है एक विद्यार्थी बने रहना। बिल्कुल सर, ये बात तो एकदम सही कही आपने। हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहने का कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अंत में मैं आपसे अमित जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, और आपको और आपकी पूरी टीम का एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर जी, एक बार बोल दीजिए कि सुनते रहिए 91 FM रेडियो नोएडा लुकमंच, आपकी अपनी आवाज।